दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा नेट जेआरएफ भूगोल के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं घटना चक्र द्वारा प्रकाशित भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें सबसे पहले हम भारत का भूगोल और आगे विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये श्रृंखला पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों ये वीडियो अन्य परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, लोअर पीसीएस और अन्य राज्यों के द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों इस श्रृंखला के भाग 1 में आज हम सॉल्व करेंगे भारत के भूगोल का सामान्य परिचय, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और भारत के भौतिक स्वरूप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम भारत के भूगोल में सामान्य परिचय से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। आज की वीडियो का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल है, तो सही उत्तर हो जाएगा भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और इसका क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां स्थान है। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत दुनिया में 7वें स्थान पर आता है और इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए यही प्रश्न फिर से पूछा गया है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो आप जानते हैं 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में कौन सा स्थान है। तो आप जानते हैं दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है और ये क्रम रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत जो है 7वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत देश का उत्तर दक्षिणी विस्तार और पूरब पश्चिमी विस्तार कितना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत देश का उत्तर दक्षिण विस्तार 3,214 किलोमीटर और पूरब पश्चिम विस्तार 2,933 किलोमीटर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। भारत देश का उत्तर से दक्षिणी भाग का विस्तार 3,214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिमी भाग का विस्तार 2,933 यानी 2,933 किलोमीटर है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो उत्तर दक्षिण विस्तार भारत का पूरब पश्चिम विस्तार से लगभग 300 किलोमीटर अधिक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है। तो आप जानते हैं भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार 3,214 किलोमीटर है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित अधिवासों में कौन उत्तर में चीन और पूर्व में म्यांमार के त्रिसंगम पर स्थित अस्थायी आबादी वाला भारत का सबसे पूर्वी कस्बा है। ऑप्शन है आपके किविथु, विजयनगर, काहू या मेशाई। तो सही उत्तर ऑप्शन ए है किविथु। दोस्तों किविथु जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ये उत्तर में चीन और पूर्व में म्यांमार के त्रिसंगम पर स्थिर अस्थायी आबादी वाला भारत का सबसे पूर्वी कस्बा है। तो याद रखिएगा किविथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कथन कारण पर आधारित है। कथन है कि बिहार देश का एक पिछड़ा राज्य है। कारण है कि राज्य में विकास के स्तर में प्रादेशिक भिन्नता मिलती है।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिहार देश का एक पिछड़ा राज्य है, ये सही है। और दूसरा जो कारण दिया है कि राज्य में विकास के स्तर में प्रादेशिक भिन्नता मिलती है, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, और इसके लिए देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम व्याख्या देखें तो बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य है और इस राज्य में विकास के स्तर में प्रादेशिक भिन्नता मिलती है। जहां उत्तरी बिहार का कम विकास हुआ है, वहीं दक्षिणी बिहार का तुलनात्मक रूप से अधिक विकास हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कथन कारण से संबंधित है। बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य है और यहाँ के विकास स्तर में क्षेत्रीय भिन्नता मिलती है। तो दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर विकल्प पलट दिया गया है, क्योंकि पहले विकल्प में अक्सर ये होता है कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। लेकिन यहाँ पर ये जो कथन है वो ऑप्शंस बदल दिए गए हैं, तो ध्यान से ऑप्शंस आप पढ़िएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए 6 डिग्री 20 मिनट पर, 6 डिग्री 25 मिनट, 6 डिग्री 30 मिनट पर या 6 डिग्री 35 मिनट पर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इंदिरा पॉइंट, ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कोई भी उत्तर सूटेबल नहीं है, उपयुक्त नहीं है। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है और ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर हिंद महासागर में 6 डिग्री 45 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश और 93 डिग्री 50 मिनट 34 सेकेंड पूर्वी देशांतर पर है। और आप जानते हैं कि वर्ष 2004 में सुनामी के प्रलय के बाद ये समुद्र में डूब चुका है और इसको पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि इंदिरा पॉइंट भारत में जो स्थित भारत का दक्षिणतम बिंदु था, जो 2004 की सुनामी के बाद डूब चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा कितनी है? तो आसान सा प्रश्न है और जब हम भारत के भूगोल का शुरुआती अध्ययन करते हैं तो उसमें हम जानते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, ये भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा है जो कुल मिलाकर भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसी देशांतर के समय को देश का मानक अथवा प्रामाणिक समय माना गया है और ये रेखा प्रयागराज, मिर्ज़ापुर आदि जिलों से गुजरती है। यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच औसत समय यानी GMT में कितना अंतर है? तो ये भी आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच औसत समय में 5 घंटा 30 मिनट यानी 5.5 घंटे का अंतर है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय प्रामाणिक समय लिया जाता है कहाँ से? तो उत्तर है भारतीय प्रामाणिक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में अपनाई गई मानक यानी मध्याह्न मेरिडियन कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत में अपनाई गई मध्याह्न या मानक मध्याह्न है। दोस्तों आप जानते हैं कि भारत की जो देशांतर रेखा जो इसे या भारत का जो मानक अथवा प्रामाणिक समय 82 डिग्री, देखिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। अलग अलग नामों से ये प्रश्न पूछा जाएगा। भारत की केंद्रीय देशांतर क्या है, मानक अथवा प्रामाणिक समय क्या है, इसके अलावा मध्याह्न मेरिडियन भारत का क्या है? तो सभी का उत्तर 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोलकाता में 88.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यदि सूर्योदय प्रातः 6:10 पर होता है तो मुंबई यानी 73 डिग्री पूर्वी देशांतर में सूर्योदय का समय क्या होगा? तो उत्तर है 7:12। दोस्तों पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में कितना समय? 4 मिनट का समय लगता है, यानी एक देशांतर में 4 मिनट का समय लगता है और दोनों स्थानों के देशांतरों का अंतर 15.5 डिग्री का अंतर है और इसलिए पृथ्वी को 15.5 डिग्री देशांतर घूमने में 1 घंटा 2 मिनट का समय लगेगा। इसलिए सूर्योदय प्रातः
7:12 पर होगा। तो याद रखिएगा ये 6:10 पर, तो ये 1 घंटा 2 मिनट यानी 7:12। दोस्तों देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को और जान लेते हैं इसी प्रश्न के संदर्भ में। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है और एक देशांतर पार करने के लिए 4 मिनट का समय लगता है, ये भी आप जानते हैं। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत के पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के बारे में जानते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र के बीच स्थानीय समय का अंतर लगभग 120 मिनट यानी 2 घंटे है। तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश यानी पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर जो कि गुजरात में है उसके बीच 120 मिनट यानी 2 घंटे का अंतर है। इसका मतलब ये कि अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 बजे होता है तो गुजरात में वो 7 बजे होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन है आपके आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि भारतीय मानक रेखा या भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो सही उत्तर है दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं दोस्तों। इसके अलावा जो ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, तमिलनाडु से होकर नहीं गुजरती है। यानी भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों यूपी, एमपी, सीजे यानी छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है और इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो दोस्तों जब 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट आप घटाएंगे तो सही उत्तर हो जाएगा 8 डिग्री 4 से जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। देखिए भारत का देशांतरी विस्तार आपको बता दिया गया है और इसका अक्षांशीय विस्तार यानी जो है लैटिट्यूड वाला जो पूछा गया है, लैटिट्यूड जो रेंज है वो कितना है, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत का विस्तार है। तो याद रखिएगा दोस्तों भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है और इस प्रकार भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब ग्रीनविच में दोपहर का 1 बजा हो तो उस समय भारत का मानक समय कितना होगा? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आप आसानी से समझ पर भी लगा सकते हैं कि उसका उत्तर क्या होगा। तो आप जानते हैं कि दोस्तों ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का मानक समय 5.5 घंटा आगे है। तो जब आप देखेंगे कि दोपहर का 1 बजा हो ग्रीनविच पे तो उसमें 5.5 घंटा और जोड़ दीजिए, शाम के 6:30 बजेंगे भारत में। तो भारत और ग्रीनविच का देशांतरी अंतर 82.5 डिग्री पूर्व अंतर है और आप जानते हैं 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। तो ये पूरा अंतर 330 मिनट हो जाएगा जो कि 5 घंटे 30 मिनट आएगा। जब ग्रीनविच में दोपहर का 1 बजा हो तो उस समय भारत में 6:30 बजेंगे यानी भारत का मानक समय उस समय 6:30 होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 8 राज्यों को आपको याद करना पड़ेगा। पश्चिम से पूरब की ओर चलते हैं तो गुजरात,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर भारत की कर्क रेखा गुजरती है। इसमें मणिपुर शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, और ये मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में किससे होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या झारखंड। तो उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो सही उत्तर है, भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, यदि भारत की कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो सही उत्तर है दोस्तों, यदि भारत की कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ विषुवत रेखीय प्रदेश की विशेषताएं हैं, अत्यधिक ताप और अधिक वर्षा, ऐसी स्थिति भारत में भी होती। दोस्तों, यदि भारत की कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु विषुवत रेखीय जलवायु के समान होती। तब यहाँ पर अधिक तापमान और अधिक वर्षा होती। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ने के कारण यहाँ गर्मी अधिक पड़ती है और साथ ही प्रतिदिन संवहनीय वर्षा होती है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जानते भी होंगे, कर्क रेखा किस नदी को नहीं काटती है? ऑप्शन है आपके सोन नदी, रिहंद नदी, नर्मदा नदी या फिर बेतवा नदी। तो दोस्तों, कर्क रेखा नर्मदा नदी को नहीं काटती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, सोन नदी, रिहंद नदी, बेतवा नदी को कर्क रेखा काटती है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है। माही नदी है दोस्तों, कर्क रेखा इसको 2 बार काटती है। और सोन नदी, रिहंद नदी, बेतवा नदियाँ ये कर्क रेखा को काटती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को लेकर कितनी बार युद्ध हुआ है? 4, 3, 5 या 2 बार? तो सही उत्तर है 3 बार। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समस्या को लेकर 3 बार युद्ध हुआ है, 1948 में, 1965 में और 1999 में। और आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मध्य 1971 में जो युद्ध हुआ था वो बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान की समस्या के कारण हुआ था। तो याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समस्या को लेकर 3 बार युद्ध हो चुका है। भारत के सामान्य परिचय के बाद आइए जानते हैं इंटरनेशनल जो सीमा रेखाएं हैं उनके बारे में या उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो सही उत्तर है पाक जलडमरू मध्य। दोस्तों, भारत और श्रीलंका को पाक जलडमरू मध्य अलग करता है और ये भारत के तमिलनाडु राज्य को श्रीलंका के मुख्य भूमि से अलग करता है। और सुंडा जलडमरू मध्य इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा द्वीप को अलग करता है। तो याद रखिएगा, पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है और सुंडा जलडमरू मध्य इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा द्वीप को एक दूसरे से अलग करता है। अगला प्रश्न है, देखिए, डोकलाम त्रिमुहानी अवस्थित है कहाँ पर? तो उत्तर है डोकलाम त्रिमुहानी भूटान, चीन और भारत में अवस्थित है। ये बहुत ही स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और डोकलाम विवाद भी हुआ था। भूटान, चीन, भारत की त्रिमुहानी पर ये डोकलाम है। और दोस्तों, ये भूटान का पठारी क्षेत्र है। डोकलाम के उत्तर में तिब्बत यानी चीन की चुंबी घाटी, पूर्व में भूटान की घाटी और पश्चिम में सिक्किम घाटी जो कि भारत में है ये स्थित है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है कि डोकलाम पठार के त्रिसंगम स्थल पर स्थित है कौन कौन? तो याद रखिएगा, डोकलाम पठार के डोकलाम पठार है ये भारत, चीन और भूटान के त्रिसंगम पर स्थित है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है कि डूरंड रेखा किन 2 देशों की सीमा रेखा बनाती है? तो आप जानते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तथा भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा डूरंड लाइन है।
अगला प्रश्न है डूरंड रेखा कौन से देशों को अलग करती है? तो उत्तर है डूरंड रेखा दोस्तों ये भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है। अगला प्रश्न है भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है मैकमोहन रेखा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों भारत और जो है चीन के मध्य सीमा रेखा मैकमोहन रेखा है और इसका निर्धारण 1914 में शिमला सम्मेलन में किया गया था। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व तत्कालीन भारत मंत्री आर्थर हेनरी मैकमोहन ने किया था और इसलिए इसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। अन्य सीमा रेखाएं रेडक्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच है। डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किस समझौते के आधार पर किया गया था? तो सही उत्तर है भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारण है वो रेडक्लिफ समझौते के आधार पर किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आसान सा प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा का सीमांकन किस वर्ष हुआ था? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 1914। 1914 में दोस्तों जो शिमला कन्वेंशन में मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत की भू सीमा और जल सीमा को मिलाकर कुल सीमा की लंबाई कितनी है? तो उत्तर है 22,560 किलोमीटर। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,106 किलोमीटर और द्वीपों सहित देश की कुल तटीय सीमा जो है 7,516.6 किलोमीटर है। तो कुल मिलाकर अगर जो भारत की भू सीमा और जल सीमा को मिलाकर ये 22,623 हो जाएगा। तो 22,560 किलोमीटर जो नज़दीकी है, नज़दीकी मामला इसमें हो जाएगा दोस्तों कि 22,560 किलोमीटर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। निकटतम उत्तर यही है लेकिन सही उत्तर आपका हो जाएगा 22,623.3 किलोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों पाकिस्तान के साथ उभयनिष्ठ सीमा वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? यानी भारत के कौन से राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं? तो याद रखिएगा गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। दोस्तों पाकिस्तान के साथ उभयनिष्ठ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्यों में गुजरात, राजस्थान, पंजाब और कश्मीर थे। लेकिन आप जानते हैं 31 अक्टूबर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाए गए हैं। तो इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पाकिस्तान को स्पर्श करती हैं। तो इसमें गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और लद्दाख भी अब शामिल हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित देशों में से किसकी स्थल सीमा भारत के साथ सबसे अधिक है? ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर नेपाल। तो सही उत्तर है बांग्लादेश। दोस्तों भारत के साथ बांग्लादेश की स्थल सीमा सबसे लंबी है। भारत और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा है वो 4,096 किलोमीटर लंबी है। अन्य देशों की भारत के साथ जो स्थल सीमा की लंबाई है चीन के साथ 3,488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1,751 और म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर, साथ ही साथ भूटान के साथ 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम 106 किलोमीटर। तो याद रखिएगा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम मिलती है। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन तीन ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है? आपको बताना है। ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड या सिक्किम। तो सही उत्तर है सिक्किम। दोस्तों सिक्किम तीन ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा है, नेपाल, चीन और भूटान से। अगला प्रश्न है उत्तरांचल का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? तो सही उत्तर हो जाएगा अल्मोड़ा। दोस्तों उत्तरांचल के 3 जिलों की सीमा तिब्बत से मिलती है जिनमें उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ है, जबकि अल्मोड़ा की सीमा तिब्बत यानी चीन से नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है गिलगिट बाल्टिस्तान का प्रादेशिक विवाद निम्न में से किन के बीच है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? गिलगिट बाल्टिस्तान का जो प्रादेशिक विवाद है ये भारत और पाकिस्तान के मध्य का विवाद है। वर्तमान समय में गिलगिट बाल्टिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत एक प्रदेश है जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है और यह एक प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच जो है प्रादेशिक विवाद है।
अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसकी सीमा नेपाल से उभयनिष्ठ नहीं है। ऑप्शन है आपके पीलीभीत, बलरामपुर, कुशीनगर या श्रावस्ती। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुशीनगर। दोस्तों, कुशीनगर की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज आदि जिलों की सीमा उभयनिष्ठ है। तो याद रखिएगा, कुशीनगर दोस्तों, कुशीनगर की सीमा जो है नेपाल से नहीं लगती है। अब इसके बाद आइए देखते हैं भारत के भौतिक स्वरूप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए दोस्तों, प्रश्न है कि सामान्यतः भारत को कितने बृहद प्रदेशों में बांटा गया है, आपको बताना है। ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4 बृहद प्रदेशों में बांटा गया है भारत को। इनमें देखिए, ये 4 बृहद प्रदेश हैं। उत्तरी पर्वतीय मैदान, उत्तरी पर्वतीय भाग, बृहद मैदान, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि और भारतीय तट और द्वीप। तो सही उत्तर है, सामान्य रूप से भारत को 4 बृहद प्रदेशों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, भारत की भौगोलिक संरचनाओं को कितने समूहों में बांटा जा सकता है। तो उत्तर है ऑप्शन सी, 4 समूहों में बांटा गया है। देखिए, उत्तर का पर्वतीय भाग, बृहद मैदान, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि और भारतीय तटीय और द्वीपीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, एसपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों के स्कीम में महाराष्ट्र पठार को प्रायद्वीपीय पठार के किस उप विभाग में रखा जा सकता है। तो सही उत्तर है उत्तरी दक्कन पठार। दोस्तों, एसपी चटर्जी के अनुसार भारत के प्राकृतिक विभागों की स्कीम में महाराष्ट्र पठार को उत्तरी दक्कन पठार में रखा जा सकता है। और एसपी चटर्जी ने भारत का आर्थिक विभाजन भूगर्भिक और भौगोलिक संरचना के आधार पर किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराइए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, सही उत्तर का चयन आपका हो जाएगा आर्कियन। ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों से संबंधित है। इसके अलावा पुराना या पुराण, ये विंध्यन क्रम की चट्टानों से संबंधित है। द्रविडियन तो आर्डोविसियन क्रम की चट्टान से, और आर्यन जो हैं ये गोंडवाना चट्टानों से संबंधित हैं। तो सही क्रम क्या हो जाएगा, 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1 और 2 सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्कन जाल बना है इसका जो है ग्रेनाइट, कायांतरित शैल, अवसादी शैल और बेसाल्ट का। तो आपको बताना है कि दक्कन जाल जो है ये किसका बना हुआ है। सही उत्तर है दक्कन जाल या दक्कन ट्रैप। ये मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में हुआ था और ये बेसाल्ट से बना हुआ है। दोस्तों, ये लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है और इस क्षेत्र में 600 से 1500 मीटर और कहीं कहीं तो 3000 मीटर की मोटाई तक बेसाल्टिक लावा का जमाव मिलता है और ये प्रदेश दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रायद्वीप की केंद्रीय उच्च भूमि बनी हुई है किसकी। तो उत्तर है आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से। दोस्तों, भौगोलिक रूप से भारतीय प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह पर सबसे प्राचीन भूखंड है और इसे अपेक्षाकृत अधिक स्थिर भूमि वाला क्षेत्र माना जाता रहा है। प्रायद्वीपीय भारत की केंद्रीय उच्च भूमि का निर्माण आग्नेय शैल और कायांतरित चट्टानों से हुआ है। अगला प्रश्न है कि कौन एक सुमेलित नहीं है। देखिए, ट्रैप मेघालय, करेवा कश्मीर घाटी, उत्कृत भूमि चंबल घाटी, पाठ भूमि रांची पठार। तो इनमें सही उत्तर है कि ट्रैप मेघालय ये सही सुमेलित नहीं है। ट्रैप शब्द चट्टान संरचना के लिए 1785 से 95 ईस्वी के बाद भूविज्ञान में प्रयोग किया गया और ये स्वीडिश शब्द ट्रैप से लिया गया है जिसका प्रयोग सीढ़ियों के लिए होता है। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल में लंबे समय तक धीरे धीरे होता रहा जिसे इस पर सीढ़ीनुमा आकृतियों का निर्माण हो गया और इस प्रकार ट्रैप दक्कन ट्रैप से संबंधित है न कि मेघालय से। अन्य विकल्प करेवा कश्मीर घाटी, उत्कृत भूमि चंबल घाटी और पाठ भूमि रांची पठार ये तीनों सुमेलित हैं। ट्रैप मेघालय से नहीं बल्कि दक्कन ट्रैप से संबंधित है। अगला प्रश्न है गोंडवाना तंत्र शैल प्रमुखतः किस नदी घाटी में
पाए जाते हैं? ऑप्शन है रामगंगा, दामोदर, घाघरा, ब्रह्मपुत्र या झेलम। तो सही उत्तर ऑप्शन बी दामोदर में। दोस्तों गोंडवाना शैलों के दृश्य मुख्यतः देश के 4 भागों में पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार का दामोदर घाटी क्षेत्र, महानदी घाटी क्षेत्र, गोदावरी, बेनगंगा और वर्धा घाटियाँ, कच्छ, काठियावाड़ और पश्चिमी राजस्थान, कश्मीर तथा सिक्किम क्षेत्र। तो सही उत्तर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी दामोदर क्षेत्र में दोस्तों गोंडवाना तंत्र शैल पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों चतुर्थक शैल तंत्र या चतुर्थक तंत्र शैल निम्नलिखित में किसमें नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन है थार मरुस्थल, कच्छ का रण, मध्य गंगा का मैदान, कश्मीर या कर्नाटक। तो सही उत्तर कर्नाटक हो जाएगा। दोस्तों चतुर्थक तंत्र शैल जो है ये कर्नाटक में नहीं पाए जाते हैं। चतुर्थक तंत्र शैल के अंतर्गत उत्तरी भारत के नदी निक्षेपों का लगभग 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, आंतरिक और मध्य हिमालय के समकालीन विस्तृत हिमजमाव के क्षेत्र, लैटराइट, मरुस्थली, सरोवरी और तटवर्ती निक्षेपों में भी मिलते हैं। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, पाट भूमि पाई जाती है कहाँ पर? तो उत्तर है पाट भूमि छोटा नागपुर पठार में पाई जाती है। पाट भूमि क्या है दोस्तों? पाट भूमि समुद्री तल से लगभग 1100 मीटर की औसत ऊंचाई रखती है। इसका ऊपरी भाग समतल होता है, जैसे नेतरहाट पाट, जमीरा पाट, खमार पाट और रुदनी पाट। ये पाट जो है प्रमुख हैं और ये छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में पाट भूमि पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों रांची पठार उदाहरण है किसका? तो उत्तर है रांची पठार उत्थित संप्राय मैदान का उदाहरण है, जिसकी ऊंचाई लगभग 700 मीटर है। अगला प्रश्न है कौन एक कथन सही है? तो ये जो प्रश्न पूछा गया है कि कौन एक कथन सही है, इसका मतलब 3 कथन गलत हैं, 1 कथन सही है। प्रायद्वीपी भारत आर्कियन काल से अब तक समुद्री निमज्जन से प्रभावित नहीं हुआ है, तो ये आपका सही नहीं है। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व के प्राचीनतम भूसन्नतियों में से एक है, ये सही है। धारवाड़ समूह की चट्टानों में जीवाश्म मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। विंध्य समूह की चट्टानों में लौह अयस्क सर्वाधिक हैं, तो विंध्य समूह की चट्टानों में लौह अयस्क सर्वाधिक नहीं मिलता है। और दोस्तों तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन बी आपका सही है, अन्य विकल्प गलत हैं। अरावली पर्वत श्रेणी दुनिया के प्राचीनतम भूसन्नतियों में से एक है और ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इसका विस्तार गुजरात से राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर तक है, जबकि प्रायद्वीपी भारत की पश्चिमी तट समुद्री निमज्जन से प्रभावित हुआ है। धारवाड़ समूह की चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिलते हैं और विंध्य समूह की चट्टानों में लौह अयस्क सर्वाधिक नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? तो सही उत्तर है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न है राजस्थान के भौतिक स्वरूप संरचनात्मक दृष्टि से भारत के निम्नलिखित में से किस उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? तो उत्तर है उत्तरी बृहद मैदान और प्रायद्वीपी पठार का हिस्सा है। राजस्थान में जो है भारत के राजस्थान का भौतिक स्वरूप ये उत्तरी बृहद मैदान और प्रायद्वीपी पठार के हिस्सा है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत की सबसे पहले खोज करने वाला यात्री कौन था? या ये इस प्रश्न को ये कहा जाए कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला यात्री कौन था? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए वास्को डिगामा। दोस्तों वास्को डिगामा पुर्तगाल का यात्री था। उसने भारत की खोज नहीं की बल्कि भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। वो समुद्री रास्ते से 1498 में कालीकट पहुंचा था और इस प्रकार इस खोज ने यूरोपीय साम्राज्यवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो उत्तर है लक्षद्वीप की राजधानी दोस्तों देखिए लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती, याद रखिएगा कवरत्ती ये लक्षद्वीप की राजधानी है। ऑप्शन में कोई नहीं है इसलिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। आइजोल मिजोरम की राजधानी है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है और जो है लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि कवरत्ती किसी भी विकल्प में नहीं है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसकी सर्वाधिक तट रेखा है? तो आप जानते हैं सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य गुजरात है और ये 1214.7 किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र की तट रेखा है 652.6 किलोमीटर और केरल की तट रेखा लगभग 570 किलोमीटर है। तमिलनाडु की तट रेखा 906 यानी लगभग 907 किलोमीटर लंबी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मणिपुर राज्य की राजधानी क्या है? तो सही उत्तर मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। दोस्तों, मणिपुर पूर्वोत्तर भारत में स्थित एक सीमावर्ती राज्य है और ये लगभग 398 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से बनाता है। मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मेघालय की शिलांग और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी इस नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्ट्रेटो ज्वालामुखी नारकोंडम किस देश में स्थित है? आपको बताना है। ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया या मलेशिया। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत में। दोस्तों, स्ट्रेटो ज्वालामुखी नारकोंडम भारत में है और ये शांत ज्वालामुखी है जो अंडमान से लगभग 80 किलोमीटर पूरब में स्थित है। तो इसकी अवस्थिति किस सागर में या किस खाड़ी में है, आपके लिए ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिलांग पठार मेघालय के पठार के नाम से जाना जाता है जिसका अर्थ होता है बादलों का घर। यह नाम इसको किसने दिया था? ऑप्शन है आपके OH स्पेट, DNP बाडिया, RL सिंह या SP चटर्जी। तो सही उत्तर है SP चटर्जी ने। दोस्तों, SP चटर्जी या शिवा प्रसाद चटर्जी ने शिलांग के पठार यानी गारो खासी जयंतिया पठार को मेघालय नाम दिया था। बाद में असम से इस पठारी क्षेत्र को अलग कर एक नए उत्तर पूर्वी राज्य का निर्माण 1972 में हुआ था। तब से भारत सरकार ने यह नाम अपना लिया और SP चटर्जी राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन के संस्थापक निदेशक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? तो पहले आप जान लीजिए कि कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स डीवी बिंदु यानी कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के केप कमोरिन यानी कन्याकुमारी तक विस्तृत है। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर जो देखा जाए तो एक राज्य नहीं होगा, क्योंकि कोरोमंडल तट जो है आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु में जो है विस्तृत है, इसलिए इसका उत्तर हम स्टार लगा रहे हैं। कोरोमंडल तट का विस्तार आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक है। आज का जो प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर रहे हैं TGT PGT LT ग्रेड GIC प्रवक्ता गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और नेट JRF भूगोल के लिए, उसके पहले भाग का जो अंतिम प्रश्न है कि गारो राजमहल विदर का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? ऑप्शन है आपके समवलन, संधि, अधभ्रंश या अधिक्षिप्त वलन। तो सही उत्तर है गारो राजमहल विदर का निर्माण अधभ्रंश के द्वारा हुआ है। दोस्तों, अधभ्रंश द्वारा जो होता है इसको मालदा विदर या मालदा गैप के नाम से भी जाना जाता है। इस गैप का अधिकांश भाग बांग्लादेश में और कुछ भाग भारत में विस्तृत है। तो याद रखिएगा, गारो राजमहल विदर का निर्माण अधभ्रंश के द्वारा हुआ था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हमने भूगोल विषय या TGT PGT और LT ग्रेड सामाजिक विज्ञान विषय में, जो सामाजिक विज्ञान का खंड होता है उसमें भूगोल के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। साथ ही साथ ये वीडियो विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारत के भूगोल खंड के लिए भी उपयोगी है। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।